करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों मेहनतकश श्रमिकों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त बुजुर्गों और उनके परिवारों के भविष्य सम्मान, जीवन की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। और वह विषय है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 99। यह कोई साधारण योजना नहीं है, यह उन हाथों का सम्मान है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी फैक्ट्रियों, दफ्तरों, खदानों, निर्माण स्थलों और उद्योगों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा दी। भाइयों और बहनों, इस देश की असली तरक्की चमचमाती इमारतों और बड़े बड़े विज्ञापनों से नहीं होती, बल्कि उन पसीने से भीगे हाथों से होती है जो बिना किसी दिखावे के दिन रात मेहनत करते हैं, और जब वही हाथ उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं तो उनका सहारा पेंशन बनती है। इसलिए पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक होती है। सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि जिन लोगों ने जीवन भर योगदान दिया है उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो। इसी सोच के तहत कर्मचारी पेंशन योजना को बनाया गया और समय समय पर इसमें सुधार, बदलाव और न्यायिक हस्तक्षेप भी होते रहे हैं। आज लाखों परिवार ईपीएस 99 के माध्यम से अपने जीवन को किसी न किसी तरह संभाल पा रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी स्वयं हो, उसका जीवन साथी हो या फिर उसके आश्रित बच्चे हो। यह योजना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की ढाल है। भाइयों और बहनों, आपकी पेंशन कोई दया या कृपा नहीं है, बल्कि यह आपके वर्षों के योगदान, अनुशासन और ईमानदार सेवा का सम्मान है। इसी कारण सरकार और संस्थाएं लगातार यह प्रयास कर रही हैं कि पेंशन व्यवस्था आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बने। किसी को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, किसी को बिचौलियों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आज आपके दस्तावेज, आपकी सेवा का इतिहास, आपका योगदान और आपकी पेंशन से जुड़ी हर जानकारी आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आप आत्मनिर्भर और जागरूक बन सकें। दोस्तों, अब हम उस सबसे बड़े प्रश्न के पर आते हैं जिसने पिछले कई वर्षों से ईपीएस 99 पेंशन धारकों के मन में बेचैनी और उम्मीद दोनों पैदा कर रखी है। और वो प्रश्न है पेंशन बढ़ोतरी। क्या वाकई पेंशन बढ़ी है? कैसे बढ़ी है? किससे कितनी मिलेगी? किन शर्तों पर मिलेगी? और इसका कानूनी आधार क्या है? इन सभी सवालों का जवाब आपको तभी सही तरीके से मिलेगा जब आप पूरी बात को क्रम से, ध्यान से और बिना किसी जल्दबाजी के समझेंगे। क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यह सब मनमर्जी से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया, योगदान की अवधि, वेतन सीमा और न्यायालय के आदेशों के आधार पर तय किया गया है। इसी संदर्भ में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जो घटनाक्रम हुआ है वह ईपीएस 99 पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्षों पहले एक ऐतिहासिक फैसला आया था जिसने 8,000 की वेतन सीमा को समाप्त करते हुए उच्च पेंशन का रास्ता खोला था। उस फैसले के बाद भी मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ, क्योंकि व्याख्या, क्रियान्वयन और पात्रता को लेकर लगातार याचिकाएं दाखिल होती रहीं। समय के साथ यह संख्या बढ़ती गई और देखते ही देखते दर्जनों याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई। जब इतनी बड़ी संख्या में याचिकाएं सामने आईं तो न्यायालय के भीतर यह प्रश्न ना उठा कि क्या इस विषय पर फिर से विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। इसी क्रम में न्यायिक व्यवस्था ने यह माना कि पहले लिए गए निर्णयों की पुनः समीक्षा और व्याख्या आवश्यक है ताकि किसी भी पेंशन धारक के साथ अन्याय ना हो। और इसी आधार पर 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लंबी सुनवाई की। कई दिनों तक बहस चली, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, आंकड़ों, नियमों और पूर्व निर्णयों का गहन अध्ययन किया गया। यह सुनवाई सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि लाखों बुजुर्गों की उम्मीदों की सुनवाई थी। इस पीठ का नेतृत्व उस समय के मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे और उनके साथ अन्य सम्मानित न्यायाधीश भी शामिल थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि पेंशन धारकों के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे कोई रिटायर हुआ हो। सभी का अधिकार समान है। पेंशन कोई तिथि आधारित कृपा नहीं, बल्कि योगदान आधारित अधिकार है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी ने अपने कार्यकाल में उच्च वेतन पर योगदान दिया है और नियमों के अनुसार विकल्प चुना है तो उसे उच्च पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रशासनिक जटिलताओं या तकनीकी कारणों से किसी का हक नहीं छीना जा सकता। इस कार्य के साथ इसके अवजूने संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए संबंधित संस्थाओं को आदेश दिया कि वे समानता और न्याय के सिद्धांत के आधार पर पेंशन का निर्धारण करें। इस प्रक्रिया में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यही संस्था पेंशन के क्रियान्वयन की जिम्मेदार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पेंशन व्यवस्था की का उद्देश्य सिर्फ कागजी अनुपालन नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है पेंशन की राशि की, क्योंकि यही वे बिंदु है जिस पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सभी को एक समान बढ़ोतरी मिलेगी, कुछ कहते हैं कि केवल चुनिंदा लोगों को लाभ मिलेगा। सच्चाई यह है कि पेंशन की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आपने कितने वर्षों तक योगदान दिया, आपका औसत वेतन कितना रहा, आपने उच्च पेंशन का विकल्प कब और कैसे चुना, और क्या आपने आवश्यक अंशदान समय पर किया। इन्हीं आधारों पर पेंशन को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। कहीं न्यूनतम पेंशन की बात है तो कहीं उच्च पेंशन की। कुछ मामलों में पेंशन 1,200 या 2,000 से शुरू होकर 9,000 या उससे भी अधिक तक पहुंच सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब सभी शर्तें पूरी हो। इसलिए यह कहना गलत होगा कि सभी को एक समान पेंशन मिलेगी। न्यायालय ने कहीं भी ऐसा आदेश नहीं दिया कि योगदान और नियमों की अनदेखी करके समान पेंशन दी जाए, बल्कि आदेश यह है कि नियमों के अनुसार जो बनता है वह दिया जाए और किसी के साथ भेदभाव ना हो। दोस्तों यह भी समझना बहुत जरूरी है कि पेंशन बढ़ोतरी कोई अचानक मिलने वाला लाभ नहीं है, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया, वित्तीय गणना और प्रशासनिक क्रियान्वयन का परिणाम है। इसलिए इसमें समय लगता है, अधिसूचनाएं जारी होती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, रिकॉर्ड मिलान किया जाता है और फिर भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरे सफर में धैर्य रखना और सही जानकारी रखना सबसे जरूरी है। अफवाहों पर विश्वास करके तनाव में आने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको यह जानना होगा कि आपने कितने वर्षों की सेवा की, कितना योगदान दिया और किस श्रेणी में आप आते हैं। तभी आप सही तरीके से अपनी पेंशन को समझ पाएंगे। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेंशन धारकों को अपने अधिकारों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े। इसी उद्देश्य से डिजिटल व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि अधिकांश कार्य ऑनलाइन हो सके, दस्तावेज अपलोड हो, स्थिति की जानकारी मिले और पारदर्शिता बनी रहे। दोस्तों यह विषय लंबा है, गहरा है और भावनात्मक भी है, क्योंकि यह उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जो अब अपनी कमाई की उम्र पार कर चुके हैं और पेंशन पर निर्भर हैं। इसीलिए इस विषय पर आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। जरूरी है कि आप पूरी बात समझें, नियमों को जानें और अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। अंत में बस यही कहना है कि ईपीएस 90 पेंशन धारकों के लिए न्यायिक स्तर पर जो दिशा तय की गई है वह समानता, सम्मान और अधिकार की दिशा है। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वह इन आदेशों को सही भावना के साथ लागू करें, और जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम सही जानकारी के साथ, धैर्य और एकता के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करें। यही इस पूरी चर्चा का मूल उद्देश्य है। ईपीएस 90 पेंशन सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है, और इसी कारण इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। क्योंकि जब किसी मेहनतकश की पेंशन की बात आती है तो वह सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और जीवन की अंतिम अवस्था की गरिमा का सवाल बन जाता है। यही वजह है कि जब जब पेंशन धारकों को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तब तब उन्होंने न्याय का दरवाजा खटखटाया, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। अब इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है, ताकि आपको यह पूरी तरह स्पष्ट हो सके कि आखिर पेंशन बढ़ोतरी की बात कहां से शुरू हुई, इसमें कौन कौन से मोड़ आए, एक और आज हम किस स्थिति में खड़े हैं। दोस्तों जब ईपीएस 90 लागू हुई थी तब परिस्थितियां अलग थी। उस समय वेतन संरचना, महंगाई